24 जनवरी शिफ्ट 1 के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन था जिसमें ग्रेविटेशन का कंसेप्ट लग रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है और कितना वर्क डन इसमें आपको निकालना था, है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में जो भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो डिफरेंस है, क्योंकि आपने वर्क किया है अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसके अगेंस्ट कुछ वर्क किया है, दैट वर्क डन इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है और कैसे हम कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये M1 M2 M3 जो भी है, इनके जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं वो क्या होते हैं देखना। तो G M1 M2 M2 M3 M3 M1 एंड डिस्टेंसेज आर सेम, है ना, इक्वल ट्राइंगल है। तो लेट मी राइट M1 M2 का समेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 25 मीटर्स, है ना। तो वंस इट इज 25 मीटर्स, अदरवाइज इट इज दिस मच एंड नेगेटिव होती है ऑब्वियसली। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन नेगेटिव होता है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें ताकि मतलब आपका पॉजिटिव वैल्यू आए, वैसे भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो यस, दिस बिकम्स 6.67 दे रखा था ना, 10⁻⁻11। M1 M2 क्या समेशन क्या है ध्यान देना। तो 3 2 6 प्लस 12 प्लस 4 2 8, और क्योंकि 100 तो 10⁴ है ना, मतलब बाकी कैलकुलेशन है। ये एक आप चीज़ निकाल लो, पहले 20 मीटर था, बाद में 25 मीटर है, माइनस साइन को मैंने अंदर लिया है। तो दिस बिकम्स 1/20 माइनस 1/25 एंड इफ़ यू कैलकुलेट दिस व्हाट डू यू गेट। तो आप यहाँ पे 100 का एलसीएम ले लो, 100 का एलसीएम लिया तो 5 - 4 आ गया न्यूमरेटर में, एंड 6.67 को भी देखो मैं 20/3 लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और 12 + 8 26 ये हो गया, 10⁻⁻11 + 4 is 10⁻⁻7 and 100 was the LCM। ठीक है, दिस बिट इज माई कैलकुलेशन जिसमें हम 26/3 को 26/15 को क्या अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो 26/15 1.73 हो जाएगा क्या, है ना, इंटू 10⁻⁻7 तो हो ही गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं साथ साथ। और वैल्यूज़ में अगर डिफरेंस है ना बच्चों, क्योंकि आप पेपर में थे, मेमोरी बेस्ड डिस्कशन है, आप बता देना, बाकी कंसेप्ट आई थिंक यू ऑल नो एंड रेस्ट इज कैलकुलेशन। ठीक है, और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 3 पेयर बनेंगे, इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का 3 पेयर बन गया। चलिए हाँ यार, तो ये क्वेश्चन जो कि हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं, ये 2018-19 में बहुत आया करते थे। अपेरेंटली आपके पेपर में एक सिंपलर वर्जन आया है इसका, है ना। तो देख के इसको घबराना नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। Q1 Q2 Q3 चार्जेस दे रखे हैं और पोटेंशियल एट 1 2 एंड 3 लेट्स कॉल देम, या ABC लेट्स कॉल देम, निकालना था आपको। ठीक है, ए पे क्या है देखना, एक बार समझ लें इस कंसेप्ट को, आप समझ जाओगे ना, आप खुद ओरली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो V at A is because of Q1 which is of A रेडियस। ठीक है, ध्यान देना Q2 के अंदर का पॉइंट है, A पॉइंट इज Q2 के अंदर का पॉइंट, Q2 के अंदर पे या सरफेस पे, क्योंकि शेल है ना, तो Q2 के अंदर पे या सरफेस पे सेम फॉर्मूला होता है विच इज KQ/R, जो कि सरफेस का होता है। तो R यहाँ पे मैं B लूंगा, समझ रहे हो, Q2 के अंदर वाला पॉइंट है ये, Q2 चार्ज सरफेस पे ये अंदर वाला पॉइंट है, KQ/R सरफेस वाला कैपिटल R। एंड सिमिलरली Q3 के भी अंदर में है ये पॉइंट, तो KQ3/C। तो ये अगर आपको समझ में आया तो आपको आंसर बाकी का खुद करना चाहिए, और नहीं आया तो दोबारा देखना है ना। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दैट VB कैसे निकालेंगे, और इसमें तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जैसे मैंने कहा 18-19 में आए हुए हैं, तो वो आप ट्राई करना, ये तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। तो देखो Q2 का तो खुद का KQ2/B हो जाएगा, बट देन दिस Q1
के बाहर वाला पॉइंट है ना, Q1 यहीं तक सीमित है, Q1 के ये बाहर वाला पॉइंट है। व्हाट शुड आई राइट, के Q1 बाय स्मॉल आर लिखते थे अपन, बाहर वाला पॉइंट है और वो स्मॉल आर बी डिस्टेंस पे है, तो के Q1 बाय बी एंड Q2 का वही के Q2 बाय उसकी सरफेस पे बी। एंड फिर से देखना Q3 के अंदर में ये पॉइंट, Q3 शेल के ये अंदर में है पॉइंट, तो अंदर में वही होता है जो सरफेस पे होता है, दैट शुड बी योर सेकेंड कंसेप्ट, है ना। लास्टली फिर से देखना, क्योंकि ये वाला टर्म कई बच्चे नहीं समझे तो दोबारा देखना, वो तीनों बार आप जो रिपीट कर रहे हो वो एक ही चीज़ है। यार सी की सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, अब देखना ए और बी दोनों ही सी से अंदर है, तो ए के लिए और बी के लिए सी पॉइंट बाहर है, तो के क्यू बाय स्मॉल आर फॉर्मूला याद है ना, वही लगा रहे हैं अपन कि के Q1 बाय सी, के Q2 बाय सी, है ना, सी डिस्टेंस पे है, के Q1 बाय सी, के Q2 बाय सी, Q2 के लिए भी ये बाहर वाला पॉइंट है और सी की तो सरफेस पे आप हुई, के Q3 बाय सी, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, तो इसमें मैच कर लो। अब इस तरह की एक VC वाली फॉर्म तो सब में दिख रही है आपको, VB देख लो, है ना, ये लग रहा है अपने को, ये भी है, एंड VA आपका इसमें मैच कर रहा है, तो आई थिंक दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके ऑलराइट बच्चों, तो ये है भाई। फिर चलो आपको एक मैट्रिक्स मैच या लिस्ट मैचिंग टाइप का क्वेश्चन जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आ रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में अगर आ ही रहा है, और ये वाला थोड़ा अच्छा भी है ना, इसमें मतलब कई टाइम लगा होगा आप में से कई बच्चों को, इसको ट्राई करना बाकी लोग। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशंस, तो फ्लक्स आपको पता ही है ना, B/A, पर देखो B/A से चलेंगे तो B का आपको पता नहीं है ना, मोस्टली B का पता नहीं रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसको जुगाड़ लगा सकते हैं, एंड यू कैन से दैट एप्सिलॉन विच इज d∅dt इज बेसिकली गिविंग यू पाई इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू टी, है ना, डायमेंशनली पाई के डायमेंशंस एप्सिलॉन इंटू टी है। अब ध्यान देना यहाँ पे, एप्सिलॉन जो कि EMF होता है, जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, तो एनर्जी से रिलेट कर दो, है ना। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप एनर्जी या फोर्स से रिलेट कर देते तो वो मैकेनिक्स वाली एक फीलिंग आ जाती है। EMF क्या होता था बच्चों, पोटेंशियल ही होता था, और पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना, पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है, और टाइम तो चलो टाइम है, तो इसके डायमेंशंस देखो क्या हो जाएंगे, दैट इज mL/T-2 एनर्जी का, T टाइम का, और चार्ज होता है यार करंट इनटू टाइम, है ना, यहाँ से M1L2 T एक कैंसिल हो गया, T-2 एंड A-1 वाला, A-1 वाला T-2 वाला, ये ऑप्शन देखो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसमें वो भी है कि सारे करने ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सारे ही करने हैं, है ना, यू नेवर नो आपको एग्जाम में कौन सा वाला आ जाए। लुक एट द सेकेंड वन ऑल्सो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना, व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू नॉट, एंड हाउ कैन यू रिलेट म्यू नॉट विथ एनीथिंग एल्स, तो म्यू नॉट को एक तो B/Ni सोलेनोइड के फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट वही बात है B में अपने को नहीं घुसना है, यहाँ से घुस भी सकते हो आप फ्लक्स के फॉर्मूले से, बट अदरवाइज देखो क्या याद करो, एक स्पीड का फॉर्मूला जो था यार, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद है, दैट वाज 1/c, है ना, EM वेव्स का कंसेप्ट, तो म्यू नॉट के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट c² के डायमेंशन। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, 1/एप्सिलॉन नॉट इज एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला याद है ना, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट वाले से रिलेट कर रहा हूँ, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय चार्ज स्क्वायर गिव्स मी 1/एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस। रिपीट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता था बच्चा, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय चार्ज स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ, एंड 1/c² को आप L2T-2 लिख ही सकते हो। ठीक है बच्चा, वहां से कर लो इसको बस, mLT-2 L2 चार्ज इज अगेन A2T2 L2T-2 करके जो भी आता है, मतलब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बट डू यू अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू अप्रोच सच क्वेश्चन, है ना, तो दीज आर TDS, आई अंडरस्टैंड है, मतलब परेशान आपको कर सकते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं। ठीक है ना, कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं, किंतु
लंबे समय तक नहीं। मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है सिर्फ, या कुछ बच्चों ने बोला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही लिख रखा था, मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है ये। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर फ्लक्स निकाल लिया ना, एरिया से डिवाइड कर दो। ऊपर फ्लक्स निकाला अपन ने ये वाला, तो एरिया से डिवाइड कर दो इसको। एरिया इज एल स्क्वायर, एंड एल स्क्वायर से करोगे तो एल जीरो वाली टर्म आ जाएगी। दिस मैचेस विद दिस, सो यू हैव इनफ मैचेस। बट अगेन लर्निंग कंसेप्ट के लिए अपन कर रहे हैं, तो देखना सेल्फ इंडक्टेंस एल का भी आप क्या लिख सकते हो, फाई बाय आई, है ना। वही बात है, फ्लक्स एक बार निकाल लिया आपने फर्स्ट ऑप्शन में, फाई विच वॉज एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, है ना, ये सेकेंड वाला, बाय आई कर रहा हूँ मैं, विच इज ए, है ना, आई इज ओनली ए, रिमेंबर। तो ए माइनस टू हो जाता है, विच इज आई थिंक दिस वन, है ना, तो डी का वन हो जाता है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 करके ऑप्शन रहा होगा, या जो भी रहा होगा, ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं हर बच्चे के पेपर में, ऑर्डर भी चेंज कर सकते। चलिए, तो ये है ना। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड वी आर ग्लैड दैट सच क्वेश्चंस आर कमिंग बैक इन जेईई मेन, है ना। 3 4 साल में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं थे फिजिक्स में मेरे ख्याल से, तो बड़ा यार इस तरह के वर्टिकल ऑसिलेशन वाले कंसेप्ट आपको आने ही चाहिए इफ़ यू आर एबल टू गेट इनटू एन एनआईटी, है ना। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तो मे बी देर इज़ अ इक्विलिब्रियम लेंथ, है ना, फिर उससे आपने इसको x नीचे फेंक दिया, है ना, x नीचे दबा दिया। उस x डिस्टेंस नीचे दबाने से क्या हो गया, उस पर एक एक्सेस बाइंड फोर्स हो गया बिकॉज ऑफ दिस इमर्स्ड वॉल्यूम, है ना। देर इज एन एक्सेस फोर्स, यानी कि नेट फोर्स, विच इज द बाइंड फोर्स ऑफ द इमर्स्ड सेक्शन, है ना। हाउ मच इज दैट। तो ऑल्दो इन चीज़ों को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज मैं थोड़ा आराम से ही समझा रहा हूँ, तो पेशेंस रखना और स्पीड अप कर लेना वीडियो चाहिए तो। यस, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड कितना बच्चा, यहाँ पे वॉल्यूम इमर्स्ड कितना है ध्यान देना। तो जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एक्स, है ना, तो डेंसिटी ए एक्स इंटू जी, and that is your mass into acceleration. So as long as you get acceleration proportional to x, it becomes an SHM, and in this case without any approximations, है ना। जैसे अपन सिंपल पेंडुलम में तो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि भाई थीटा छोटा होना चाहिए, यहाँ पे विदाउट अप्रोक्सीमेशन आपका SHM की कंडीशन आती है, रिमेंबर दैट। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई बाय ओमेगा, ऑब्वियसली ओमेगा इज दिस थिंग इन अंडर रूट, है ना, ये वाली चीज़ ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा हो गया आपका जी रो ए जी बाय एम, मतलब इनवर्स ऑफ दैट इज एम बाय रो ए जी। तो उतने लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इफ यू आर डूइंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली आपका लेंदी, बट है नहीं एक्चुअली, है ना। बस नेट फोर्स कितना है, एक्सेस बाइंड फोर्स, वो आप देख। चलिए, वोल्ट मीटर का देखो एक क्वेश्चन आया था, है ना। वोल्ट मीटर ऑफ 400 ओम, आपका वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस पैरेलल टू 100 लगा रखा है, 9 वोल्ट लगा रखा है, एंड एक और 100 लगा रखा है। रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज निकालना है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर मतलब ये वोल्टेज निकालना है, आप समझ रहे हो। आप वोल्ट मीटर के पैरेलल में कितना वोल्टेज है वही निकालना है आपको। तो कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली ये सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन वोल्ट मीटर का क्वेश्चन नहीं है, ये सर्किट सॉल्विंग के ही क्वेश्चन है, जिनमें 100 और ये दोनों पैरेलल में कितने हो गए, देखो ये दोनों पैरेलल में 100 इंटू 400 बाय 500 कर दूं, कितना आता है ये। तो 400 बाय 5 विच इज 80 ओम आता है, ठीक है। फिर आर इक्वालेंट ऑफ द सर्किट कितना है, 80 ओम प्लस 100 ओम, यानी कि 180 ओम इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी गुड वैल्यू, बिकॉज करंट इन द सर्किट क्या होगा, एप्सिलॉन बाय आर इक्वालेंट, पहले 9 वोल्ट है तो 180 वोल्ट, 180 ओम करके आपने 1/20 एम्पियर इसको लिख दो एक बार, करंट तो निकाल ही लिया हुआ है ना। हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दिस शिफ्ट, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो ट्राई ज़रूर करना। तो देखो ये करंट आपके पास आ गया, अब ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना। करंट डिवाइडर का कंसेप्ट में लगा रहा हूँ, ध्यान देना यार। ये अच्छा, वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो आपको एमीटर नहीं वोल्ट मीटर दे रखा है ना। तो वोल्टेज की रीडिंग क्या होगी, ध्यान देना यार। V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, व्हाट इज R1, दिस वन,
कि भाई यहाँ पे पूरा पैरेलल में एक ही रेजिस्टेंस है, लेट्स कॉल इट R1, एंड 1/20 इंटू R1 80 था, चमक रहा है कि नहीं? तो 4 वोल्ट इसका आंसर आता है। दैट इज अ वेरी सिंपल सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन है ना। इफ यू थिंक दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वोल्ट मीटर, यू आर एक्चुअली मिस्टेकन, क्योंकि वोल्ट मीटर की बार रेजिस्टेंस दे रखी है तो उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, उसका वोल्टेज ड्रॉप निकालो, ठीक है। हाँ, तो एक ईएम वेव का क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से हर साल आ ही जाता है, और उसमें ना 2-3 क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूँ। इफ़ यू हैव सीन माय रीसेंट, आई थिंक ग्रेविटी बैच में या किसी सेशन में हमने ईएम वेव को जब डिस्कस किया था, 1-1.5 घंटे का एक ही सेशन लेता हूँ मैं, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने 2-3 तरह से आपको डिस्कस करके बताया है ना, तो ध्यान देना, है ना। रिवीजन बैच में किया था ना, किसी को याद है? तो देखना एक्सरे क्या होता है। एक्सरे आपके जैसे जेई मेन के सिलेबस से हट गया, बट जे एडवांस के सिलेबस में अभी भी है। तो एक्सरे एक्चुअली हैपेंस बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर टू लोअर, जैसे हाइड्रोजन में होता है, बट हाइड्रोजन में लाइमन बाल्मर सीरीज बनती है, बट एक्सरे में के अल्फा के बीटा बनती है ना, हैवी मेटल्स में बनती है। तो ये बनता है बिकॉज ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द मेटल प्लेट, है ना। हाँ, तो एक्सरे का ये कंसेप्ट होता है ना। एक्सरे का एक बार आप वर्किंग देखना, आपको यूट्यूब पे मेरा लेक्चर मिल जाएगा, एक्सरे जयंत नागदा, सर्च करना आप, तो वो आपको मैंने बता रखा है। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इफ यू डोंट नो दैट्स फाइन, है, एक भी मैच कर लोगे। अब इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट करती है, वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल से आती है एक्चुअली, इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट करती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इतना पता ही होगा आपको। रेडियो वेव्स एंटीना से हो जाती है ना। रेडियो सिग्नल्स किससे बनते हैं? एंटीना चाहिए उसके लिए। एंड ये माइक्रोवेव वाला याद रखना है ना, यही मैं बोल रहा था कि ये अपन ने डिस्कस किया हुआ है यार। माइक्रोवेव ना, मैग्नेट्रॉन, अब मैग्नेट्रॉन आपके सिलेबस में है नहीं, पर कहीं पे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ईएम वेव चैप्टर में कि माइक्रोवेव मैग्नेट्रॉन, वो हर साल 2-3 साल पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं ना। तो ठीक है, इफ़ यू कैन मेक आउट जस्ट 2 और 3 हो ही जाएगा क्वेश्चन। ऑर्डर क्या आ रहा है देखो, SPQR, है ना। SPQR, SPQR कहाँ पे है भाई? वो ना SPQ, हाँ SPRQ, सॉरी SPRQ शायद सेकंड ऑप्शन, है ना। किसी क्वेश्चन में अगर मेरा गलत भी मार्क हो जाए तो एक बार देख लेना उसको, डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। 3 resistances are given, as you can see XC is given, XL is also given, otherwise अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। पावर फैक्टर जो कि सरप्राइजिंगली सिलेबस में नहीं है, पूछ लिया गया है ना। तो दिस इज कंटिन्यूइंग, मतलब पावर फैक्टर तो जेईई मेन के सिलेबस में 3 साल पहले हट चुका है, बट अभी भी सवाल आ रहा है, क्या करें, आ रहा है। पावर फैक्टर का क्या कंसेप्ट था बच्चों? cos phi which is r by z which is r by root of r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इन केस डोंट नो, रिमेंबर दिस। एसी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। एसी का भी एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ ही रहा है ना। ये वाला और सिंपल है, देखो आर क्या था, 160 ओम आर है, और आर के अलावा 2 और क्या है बच्चों? एक्सएल माइनस एक्सी करो, या एक्सी माइनस एक्सएल कर लो इसमें, तो 50 माइनस 70 कितना होता है? 80, है ना। तो 60 स्क्वायर 80 स्क्वायर इज 100, 60 by 100, somebody is saying this is 3 by 5, somebody is saying this is 0.6, है ना। जिस भी तरह से था, फ्रैक्शन में था या डेसिमल में था, आपका आंसर तो आया। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज रिपीटिंग, है ना। तो जिन बच्चों ने अपना 21 तारीख वाला देखा था डिस्कशन, है ना, उनको पता होगा इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था, या दिस इज एक्सेलरेटिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका निकालना है शायद, और वैल्यूज पता नहीं यार, इसकी वैल्यूज कंफर्म ही नहीं हुई है किसी को। मासेस की वैल्यू तो यही है, बट अपेरेंटली रेडियस या ये डिस्टेंस की वैल्यू ना कुछ गड़बड़ी बता रहे हैं सब, तो इसकी वैल्यू कंफर्म नहीं है। मासेस तो यही है ना। तो अल्फा निकालना है, अल्फा नहीं निकालना है, आई निकालना है, और ए दे रखा है देखो आपको, है ना। बिकॉज ऑफ दिस डिटेल व्हाट यू कैन से इज एस इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर करके एस विच इज 81 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ए निकाल सकते हैं ना। 9 सेकेंड में ऐसा हो रहा है, तो 9 स्क्वायर 81 से कैंसिल होके आपका ए कितना आ जाता है इसमें?
0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, दैट इज द बेसिक थिंग जो आप निकाल सकते हैं पहली चीज। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना आप ध्यान देना। ए विच इज पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, है ना। ये मैंने कंसेप्ट 2-3 सेशन पहले भी आपको बताया कि पुलिंग फोर्स कितना है, m1 माइनस m2g, m1g और m2g ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, m1g m2g। पुलिंग फोर्स इनका ये हो गया। फिर टोटल मास में m1 प्लस m2 आता था, एटवुड मशीन का फॉर्मूला ही है, किंतु I/r² भी आ जाएगा अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, समझ रहे हो। तो वो 3 इक्वेशन आप लिखते हो, वो मेथड मैंने बताया हुआ, एक बार देख लेना अगर किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं कि यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, फिर m1g माइनस T1, है ना, फिर एक T2 माइनस m2g तो आप लिखते ही हो, बट T1 माइनस T2 इंटू आर, इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क वाली इक्वेशन आती है ना, उससे ये टर्म आती है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आज कि उस दिन के सेशन में मैंने बताया था। तो अब कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा ध्यान देना यार। 450 माइनस 300 कितना हो गया, 150 ग्राम्स कितना होता है, 10⁻³ kg, जी को 10 ले लो, और m1 प्लस m2 इज अगेन 400 प्लस 300 750, वो ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करते चलो, प्लस आई निकालना है, R1 दिया था शायद, या R1 नहीं दिया है, उसकी वजह से अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। ए को मैं 0.02 रख दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास देखो आई प्लस 0.75 इक्वल टू, अब यहाँ क्या आ रहा है ध्यान देना, है ना, 150 टू 10 1500 बाय 1000 कितना हो गया, 1.5 तो हो ही गया, और ए की वैल्यू 0.02 थी, यहाँ से कुछ तो आंसर आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते 0.75 ये हो गया, 150 ग्राम्स था ना, 1.5 इंटू 0.02, 0.02 से डिवाइड करना है उधर, वही मैं कह रहा हूँ, 0.02 से डिवाइड करना था भैया, और आपका क्या आ जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.02 मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 75 माइनस ये 0.075 करके कुछ आता है, जो कि आई एम डाउटफुल अगेन, बिकॉज आई डोंट थिंक दीज वैल्यूज वर गिवन, दिस वर गिवन देन ग्रेट, है ना। ये आपका एक और रोटेशन पे एक क्वेश्चन, क्या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है बच्चों, है ना, आप कर लेना। अब ये स्प्रिंग वाला देखो सिंपल था, स्प्रिंग का एक कंसेप्ट क्या है ध्यान देना, अगर आपको स्प्रिंग को कट करना है ना, कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग करके अपन इसको पढ़ते हैं, लेट्स से इट्स कट इनटू टू नॉन इक्वल लेंथ्स, है ना, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, L1 L2 में ये कट होता है। K1 और K2 क्या है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 लगाना ही है, बट ऑल्सो नोट दैट के एल इज इक्वल टू K1 L1 एंड K2 L2 होता है, दैट इज ऑल्सो KL इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि यंग्स मॉडुलस वाला का चैप्टर है ना, उसमें प्रूव करते हैं ये चीज़। इस चीज़ को अभी ध्यान में रखो, स्प्रिंग के लिए ध्यान में होना चाहिए आपको। और K1 L1 कितना है ना, 3:1 में इसको डिवाइड किया, एक ये इक्वेशन है, ऑल्सो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 1/K1 प्लस 1/K2 इज 1/K कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 15, है ना। तो ये 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करो, और स्मॉलर वाला मतलब आपको स्मॉलर लेंथ, यानी कि ये वाले 3K निकालना है, 3K1 निकालना है, इससे K2 आई थिंक 15 आ जाता है या 60 आ जाता है, 15 तो ओरिजिनल था। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, कंसेप्ट तो समझ गए, है ना, टू मेक these 2 equations and then you get this particular value for smaller length। चलिए यार, ये एक और क्वेश्चन है जो कि एक्चुअली आगे वाली शिफ्ट में भी रिपीट हो गया है ना, सेम डे दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
वैल्यू शायद थोड़ी अलग है बट कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है ना। यहाँ पे 22.5 था या 25 था, आप बताना, मैं 22.5 लेके चल रहा हूँ, उससे अच्छा आंसर आता है। तो क्वेश्चन ये था शिफ्ट 1 2 दोनों में, ये 2 और 3 है, मतलब इनिशियली क्या है 40 एंड 60, 2:3 को 100 डिवाइड करो 40 60 है। नाउ व्हेन यू कनेक्ट दिस बिकम्स इन पैरेलल एंड बिकम्स 3x अपॉन 3 प्लस एक्स। तो x निकालना आपको, सो दैट देर इज 22.5 का शिफ्ट है ना। तो यहाँ से 22.5 का शिफ्ट ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से अब किस तरफ शिफ्ट होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल में कनेक्ट करके ये क्या हो गया, कम हो गया। पैरेलल में कनेक्ट करके ये वैल्यू कम हो गया ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो ये राइट में शिफ्ट होगा है ना, ये बढ़ गया इसके कंपैरिजन में। तो राइट में 22.5 लेट से शिफ्ट हुआ है, एंड वेयर हैज इट रीच्ड नाउ, 40 plus 22.5 is 62.5 and the remaining is 37.5 है ना। तो ये हो गया, अभी समझ गए। तो डायग्राम इसमें बना के, क्योंकि आप तो एग्जाम हॉल में डायग्राम बनाओगे तब जाए, स्क्रीन पे होता है डायग्राम, हाँ तो सॉल्व कर लो इसको, सिंपल है। 40 60 तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वेयर दिस वॉज पुट इन पैरेलल। तो 2 डिवाइडेड बाय 3x अपॉन 3 प्लस एक्स है ना, 2 बाय दिस इज 62.5 and 37.5 apparently. So this calculation I think is something you should do. 37, how much, 79 हो गया क्या? What calculation? टू इंटू मैं ऐसे लिख रहा हूँ 37.5 62.5 3x अपॉन 3 प्लस एक्स। तो कैलकुलेशन आप कर लोगे क्या? 75/3 25 है ना, ये 75 आता है और ये 25 आ जाता है। फिर इसको आप सॉल्व करोगे, 75 प्लस 3x प्लस 25x इक्वल टू 0.5x। ये कुछ तो आ जाता है इससे ना, 75 बाय जस्ट कन्फर्मिंग, हाँ तो ये 2 आ जाता है ना, 2 है क्या इसका आंसर? 3 है इसका तो, नहीं 2 ही है ना। तो इसमें वही बात है, 25 वैल्यू लेके भी कुछ और आता है, कैलकुलेशन देख लेना, बट आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट है। मेक अ डायग्राम एंड ऑल्सो नो वेयर टू शिफ्ट। इफ दिस इज पैरेलल तो ये कम हो रहा है तो ये राइट में शिफ्ट होगा, पैरेलल है कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है कंपैरिजन में, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, मतलब ये लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 2 आ रहा है, एक बार देख लेना इसकी कैलकुलेशन। डाइपोल मोमेंट का, नेट डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आया था क्या, बताना, कंफर्म करना इसको। और इसमें बेसिकली क्या होता है देखना, +2q एंड -4q है ना। तो एक तो -2q से +2q ये डाइपोल मोमेंट हो गया मेरा ना, लेट्स कॉल इट P1। ध्यान देना P1 क्या है बच्चों, -2q और +2q है ना। यहाँ पे आप दो चार्जेस इमेजिन करो, दो -2q सेम प्लेस पे इमेजिन करो है ना, -2a पे दो -2q इमेजिन करो। तो एक -2q का इसके साथ पेयरिंग करके P1 क्या हो गया, तो P1 हो गया 2q इंटू 4a है ना, दिस गैप इज 4a एंड आई कैप, समझे, दैट इज योर P1। सिमिलरली ध्यान देना, एक और -2q का इसके साथ पेयरिंग करके ये आपका हो गया P2, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप माइनस जे कैप है ना, प्रिसाइसली 2a आई कैप -3a जे कैप है ना। तो 2a आई कैप -3a जे कैप मैं पहले ही लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड देखना है थोड़ा सा यार, इसका 2q इंटू डिस्टेंस ये होगा है ना। तो 2q इंटू, अब डिस्टेंस कुछ तो √5 वगैरह क्या आता है इसमें, बट वो यूनिट वेक्टर में कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे ध्यान देना यूनिट वेक्टर क्या है,
2a आई कैप माइनस 3a जे कैप का यूनिट वेक्टर क्या है, तो 4 एंड 9 का अंडर रूट क्या हो गया 13 है ना, तो वो 13 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपका रूट 13a है, समझ रहा है, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, दैट इज योर P2। इफ यू ऑलरेडी लाइक नोन दीज थिंग्स देन यू शुड राइट P2 डायरेक्टली एज 2q इंटू, ये भी कॉमन ले लो, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और रेदर QA कॉमन ले लो, इसको लिख दो आप 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप। लुक एट दीज टू इक्वेशंस है ना, पहली वाली में भी QA कॉमन ले लो, 8 आई कैप है, और दूसरी वाली में भी QA कॉमन लेके P नेट क्या है इन दोनों का वेक्टर सम है ना, P नेट क्या बच्चा P1 प्लस P2, तो वो मेहनत है, वैल्यूज कंफर्म नहीं है, वैल्यू अलग हो सकती है, आंसर बिल्कुल अलग होगा अगर वैल्यू में थोड़ा भी बदलाव है, नोबडी नोस। 4 प्लस 8 12 आई कैप माइनस 6 जे कैप का मॉड वैल्यू क्या होगा, P नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो QA बाहर निकाल लो और 12 का 6 भी बाहर निकाल लो, ये आपका आ जाता है रूट ऑफ 36 इंटू 5 इज 180 QA, ठीक है ना, जैसे कुछ चीज़ें हैं अगर आई थी तो ठीक है, नहीं तो देखते रहो। देखो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है ना, 20 डिग्री पे और कम हो जाती है तो वाटर का एनामलस एक्सपांशन होता है, ये कंसेप्ट है अपने थर्मल एक्सपांशन चैप्टर में ही कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम होता है उसका, एंड डिक्रीज हो जाता है वॉल्यूम अगर टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है तब भी। तो अपेरेंटली इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है और ये फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, बट यू कैन डायरेक्टली डू इट विथ Q ऑल्सो है ना, व्हाट आई एम सेइंग, Q माइनस W वाले ये क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं ना। लिक्विड में अब क्या होता है, वर्क डन उतना नहीं होता, लिक्विड में भी वर्क डन होता है ना, दिस इज सम प्रोसेस है ना, हीट तो दे रखी है आपको 180 है, कितना नहीं हीट नहीं दे रखी है आपको, मास वगैरह दे रखा है, एस दे रखा है, MS डेल्टा टी आप निकाल सकते हो, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, but also P delta V you keep in mind, if it is a gas P delta V will be substantial value, if it is a liquid like in this case P delta V is a very small value, अपन देखते हैं कैलकुलेट करके कितनी आती है, तो मास 4 kg है, S 4200 होता है ये वाटर का, डेल्टा टी कितना है देखो 4 से 20 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही सबको, देखना P क्या है 10⁵ पास्कल है ना, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वॉल्यूम क्या हो गया देखो मास बाय इनिशियल डेंसिटी और मास बाय फाइनल डेंसिटी, समझ रहे हो, V2 माइनस V1 अगर मैं लिखूं तो मास यानी कि 4 kg कॉमन ले लो, 4 kg कॉमन ले लो, 10⁵ है ये, तो डेंसिटीज क्या है देखो 998 थी है ना, क्योंकि 20 पे था या वो जो भी है 1000 पे था फिर 20 पे हो गया, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू उतनी बड़ी आएगी नहीं मेरे ख्याल से है ना, ये क्या आ जाएगा 2/998 इंटू 10⁵ is how much, this bit is 8/998 इंटू 10⁵. ऑन दी अदर हैंड ये बड़ा आता है ना, 64 इंटू 4200 कितना आता है यार, 64 इंटू 4200 करना, दिस कम्स दैट वैल्यू 26880, ठीक है, और मेरा ये कहना है कि भाई ये वैल्यू जो है ना वो उसके कंपैरिजन में देखो कम ही है ना, ये वैल्यू क्या हो गई है देखना 800/998 है ना, तो ये करीब 0.8180 समथिंग आती है ना, 0.80 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो उतना फर्क नहीं आएगा, 0.8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस तरह का कुछ वैल्यू, वही बात है कि वैल्यूज डिस्प्यूटेड है या क्वेश्चन ही डिस्प्यूटेड, मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन आएगी नहीं, आप कंफर्म करना, बट यस हाँ ये डाइपोल का क्वेश्चन जरूर आया, मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट हो सकता है, डाइपोल ना लिखा हो, इसका 64 वाला आंसर है। और देखो ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि हर साल आ ही जाता है ना, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इधर इधर, तो टॉर्क विच इज mb sin थीटा, दिस केस इट इज mb sin 30 is given to you as 16 into 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, yes or no, yes or no, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह रख के, आपको वर्क डन फ्रॉम इक्विलिब्रियम
स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 2 MB होता है, पता है ना, या MB cos 0 डिग्री माइनस MB cos 180 डिग्री आपका 2 MB होता है। ये कई बार आपने यूज़ किया होगा, याद है कि नहीं, है ना। 2PE जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में लिखते थे, यहाँ पे 2 MB लिख दो। तो MB नहीं निकालना है ना, MB यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका 32 × 10⁻² करके 64 में ऑर्डर में आ जाता है ना। 10⁻² है कि 3 है पता नहीं यार, -3 लग रहा है मेरे को। ठीक है, जो भी था, दैट बिकम्स द आंसर। हाँ, प्रिज्म का एक क्वेश्चन यार आता जा रहा है ना, मतलब अगर एक लेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो एक प्रिज्म का, मुझे लगता है 28 तारीख को आपको मिरर का क्वेश्चन भी आ सकता है। मिरर के उतने नहीं आया अभी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2 आ गए हैं। डेविएशन इज मिनिमम, ये दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है ना। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल, है ना, तो ये θc दे रखा है। तो देखो मिनिमम डेविएशन में क्या होता था, सिमेट्री होता था, है ना। मिनिमम डेविएशन में r = r' = θc हो जाएगा, दोनों एंगल, ये भी θc, ये भी θc। तो फिर मेरा I क्या हो जाएगा, देन sin I = और ये n है और ये n/2 है ना, तो n/2 sin I = n sin θc I शुड। इन दैट केस दिस इज द 90 डिग्री एंगल, है ना, 90 डिग्री आंसर है, क्योंकि sin θc इस केस में कितना है, में sin θc आपका n/2n है, रेयरर बाय डेंसर। तो वो ओरल क्वेश्चन है, लिख रहा हूँ मैं, बट क्वेश्चन देखो क्या है, ओरल है, ध्यान देना। इफ मिनिमम डेविएशन इज गिवन, दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, राइट, दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, देन दिस एंगल इज ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंट, है ना, क्योंकि θc यहाँ बन रहा है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, आपको शायद आई नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, ए पूछा है। लेट मी राइट ए एज ट्वाइस ऑफ θc, है ना, इट्स कमिंग फ्रॉम हियर ओनली, एंड θc कितना था इसका, sin इनवर्स ऑफ 1/2, है ना, ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स ऑफ 1/2। इसलिए मैंने आंसर लगाया नहीं, क्योंकि वो क्या ना, यू पहला ऑप्शन ट्रैप ऑप्शन है, तो यू गेट लॉस्ट ड्यूरिंग सॉल्विंग एंड देन वही बात है, गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो 60 ही आंसर है, ये था। अच्छा, इस क्वेश्चन के देखना 2 वेरिएशन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी, बट इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना एक बार। ग्रेटर द मास ऑफ न्यूक्लियस मोर विल बी इट्स बाइंडिंग एनर्जी इज करेक्ट। ग्रेटर द मास ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती है ग्राफ में, बट टोटल बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो आयरन पे पीक करती है, बट टोटल बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ रहे हैं तो बढ़ती ही रहती है ना, हाइड्रोजन से बढ़ती ही रहती है। दिस इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज सेइंग दैट लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ब्रेक्स इनटू न्यूक्लियस विथ हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दिस इज आल्सो करेक्ट, है ना। उससे होता क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन न्यूक्लियस की इंक्रीज हो जाती है ना, जैसे लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी, यूरेनियम की, तो वो ब्रेक हो जाता है, फिशन हो जाता है, ब्रेक होना जरूरी है, तो दैट वो आयरन तक पहुंच सके, ठीक है, मीडियम साइज न्यूक्लियस। तो इसमें तो दोनों करेक्ट है, ये लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, बट ये भी एक लैंग्वेज है सेम क्वेश्चन की, देखना है इसको, और कौन सी ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि दोनों ही ऑफ है, मुझे पता है, both the languages are actually off from the actual question which you saw, but binding energy per nucleus always increases with mass number लिखा है, पर न्यूक्लियन है तो गलत हो गया ना, बाइंडिंग एनर्जी टोटल है तो वो इंक्रीज करती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखा है तो गलत है, और ऑलवेज लिखा है तो और गलत है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्मॉलर मास नंबर ऑलवेज परफॉर्म्स न्यूक्लियर फ्यूजन, सही है ना, क्योंकि फ्यूजन होने का कारण क्या है कि भाई हीलियम का, है ना, या ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है। दिस इज करेक्ट एंड दैट इज रॉन्ग, जो भी इस हिसाब से आंसर आ जाएगा आप कर देना, है ना, बताना विच इज मोर क्लोजर, फर्स्ट और सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी का एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है ना, इस बार 64 बॉल्स आर कंबाइंड टू मेक अ लार्जर ड्रॉप्स, you know that 64 4/3 pi small r cube
स्मॉल ड्रॉप 64 वॉल्यूम इनका 4/3 कैपिटल आर क्यूब में आ गया। आर इक्वल टू 64 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चा? तो ये चीज़ें ओरल चमकनी चाहिए तुम्हें, है ना, कि भाई बड़ी का रेडियस 4 टाइम्स छोटी का रेडियस है ना, ये चीज़ आपको डायरेक्टली समझ में आनी चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, क्योंकि आपको उस पर बेस्ड रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के कंपैरिजन में तो कितनी गुना बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ऐसा कुछ लिखा है ना। 1 सेंटीमीटर के लिए ये था। अच्छा, तो वी डैश बाय वी क्या हो जाएगा? लार्जर ड्रॉप का चाहिए ना, आर बाय आर का होल स्क्वायर, ये 4r हो गया ना, तो वी डैश बड़ी वाली का 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। आपके रिपीटेड PYQs हैं, एक तरह से आते ही जाएंगे तो कर ले। फिर प्रोजेक्टाइल का ये क्वेश्चन था या नहीं बताना, मुझे लगता था शायद। ये बोला कि t=3 सेकंड पे कितनी हाइट है, अगर t=2 सेकंड लगे इसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में। तो इनिशियल वेलोसिटी का देखो वर्टिकल कंपोनेंट 20 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन ओरल है, ध्यान देना। क्या 2 सेकंड में अगर 0 से मैक्सिमम हाइट पे आ रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? 20। कैसे? क्योंकि 20 से 1 सेकंड में 10 हो गया, 1 सेकंड में 0 हो गया। आई रिपीट, 20 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 20 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड लगते हैं मैक्सिमम हाइट पे जाने में, है ना। ये फंडा याद रखो कि 20 10 0, 2 सेकंड लगे, फिर वापस से 10 20 हो गया। वर्टिकल की बात करो। तो अब ये यहाँ से यहाँ पे 3 सेकंड में आया, तो वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन विच इज y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। समझना इसको, मतलब हो सकता है काइनेमेटिक्स आपका वीक हो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ वीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि यार एच हाइट इसने 3 सेकंड में पकड़ ली, एंड 20 से स्टार्ट किया इसने, और एक्सेलरेशन क्या? -10। 3 सेकंड में कहाँ पहुँचेगा? अगर 2 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है, ये आपका 15 आ जाता है, ठीक है ना। आई एम नॉट टू श्योर वेदर दिस क्वेश्चन वाज देयर, बट यस वी सॉ इट समवेयर। वी आर लुक एट दिस क्वेश्चन, इफ इट वाज देयर। रिजिड कंटेनर में मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, गैस रिजिड कंटेनर में 50 पे टेम्परेचर डबल कर दिया है ना, 50 से 100 कर दिया, तो उसका नया प्रेशर पूछ रहा है ये ना। तो कैसे निकालेंगे? देखो, आपको पता है कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, P2/P1 इज T2/T1 लगाऊंगा मैं, और T2 क्या है बच्चा? 273 प्लस 100 कर देना, है ना। 273 प्लस 50 इनिशियली था, तो वो 2:1 मत कर देना, क्योंकि उसका ट्रैप ऑप्शन रहा होगा यहाँ पे। इतनी सी बात थी इसमें। 373/323 इफ यू डू, and if you make this calculation on your own, P1 was some 3230 Pascal, है ना। You get this number 3730, and you don't even need to calculate because it won't be same, है ना। You know that इससे थोड़ा सा बड़ा, 3230 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब ये ऑप्शन, है ना, डबल नहीं होगा, मतलब 6000 में नहीं जाएगा। वो ऑप्शन देख के भी आप कर सकते। लाइट वेव मेकिंग, हाँ, तो ब्रूस्टर एंगल का एक क्वेश्चन अपेरेंटली आया था, तो थीटा पूछ रहा है। ये डायग्राम देखना, इसका क्या होगा। इफ इट इज कमिंग इन फ्रॉम अ मीडियम 2 एंड इनटू 2√3, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, तो बोल रहे कि आई क्या होगा अगर वो परपेंडिकुलर है ना, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ब्रूस्टर लॉ की कंडीशन। तो इन दैट केस वी नो आई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू होता था, बट म्यू रिलेटिव होता था, है ना। तो मोस्टली एयर के लिए लिखते थे अपन, लेकिन देन n2/n1 हो जाएगा, तो वो इस केस में √3 हो जाएगा, और 60 डिग्री कितना है? 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 60 था ना,
आई डोंट नो इवन इफ दिस क्वेश्चन वाज देयर। ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस कंफर्म करते रहे, ये तो पक्का था। nth शेल में हाइड्रोजन में इतनी स्पीड है और mth शेल में इतनी स्पीड है, रेशियो ऑफ द रेडियस निकालना है। तो वी नो दैट v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n ना, एंड देन इन दैट केस mth शेल पहले कौन सी रखिए, nth शेल, एंड mth शेल में आपको nm बाय nn लिख रहा हूँ मैं, हाँ, विच इज गिवन टू यू एज vn कितना है, 3 इंटू 10⁵ 2.5 इंटू 10⁵. तो दिस इज गिवन। अच्छा, रेशियो वाले क्वेश्चन में लिख लिया करें, क्योंकि रेशियो के उल्टे ऑर्डर भी होते हैं ना। आपको रेडियस पता है कि n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि mth शेल टू nth शेल लिखा था, तो m स्क्वायर बाय n स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इसको भी m बाय n करता है ना, ताकि वो m स्क्वायर बाय n स्क्वायर मतलब इसी का रेशियो है ना। 30/25 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 36/25, नॉट दिस 25/36 है या क्या है, अब वो लैंग्वेज पे है ना। तो ये ट्रैप ऑप्शन हो गया अगर रेशियो का ऑर्डर पूछा है तो। ऑलराइट, सिमिलर क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए था, एनर्जी का आपको पूछा था। आई डोंट नो इफ दिस केम और दिस केम, है ना, बोथ आर लुकिंग वेरी सिमिलर, बट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू अगेन 1/n. In that case we can say that v1 by v2 is 3/2, and energy is proportional to n square, है ना। e1 by e2 is n2 by n1 का होल स्क्वायर, दोनों सिमिलर है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। 4/9 या 9/4 एक ही ऑप्शन। अच्छा, n2 by n1 नहीं होगा, 1/n2 ही होगा, 9/4। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना थोड़ा, है ना। वैल्यूज थोड़ी अलग हो सकती है, बट मेरे ख्याल से यही वैल्यूज है ना, कुछ जगह पे वैल्यूज, और यहाँ भी फ्रिक्शन दे रखा, विच आई डोंट थिंक वाज देयर, बट एनीवे यू अंडरस्टैंड। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम है। कौन सा, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मूव करते हैं बट एक्सेलरेट नहीं करते। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं। यू कैन टेक दीज टू एज अ कंबाइंड ब्लॉक ऑफ 10 kg। ठीक है बच्चा, if these two are moving together without acceleration there is no friction between them, क्योंकि इसको फ्रिक्शन लगते से ये एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो दोनों के बीच में स्टैटिक है, नो स्लिपिंग है, बट वो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा 10 kg है आपका, और नीचे वाला भी 10 kg है, ऐसे मान के चल दो। हाँ, बट इन दोनों में आपका स्लाइडिंग है, स्टैटिक नहीं है इन दोनों में, इन दोनों में स्लाइडिंग है। तो अपन इसका FBD बनाते हैं अब, है ना। तो मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ। अब ध्यान देना, 1 में सिर्फ टेंशन लग रहा है, और इन दोनों के बीच में रगड़ है तो फ्रिक्शन लग रहा है ना। 2 में ध्यान देना, फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन ऑब्वियसली कैसे लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट होता है। तो इस पे पीछे लग रहा है और इस पे ऐसे लग रहा है ना, ये भी लेफ्ट में जा रहा है तो इस पे राइट में लग रहा है। अब FBD में वो बताओ, FBD ज़रूर बनाओ, हाउएवर सिंपल द क्वेश्चंस आर, FBD ज़रूर बनाओ, है ना। नेवर लाइक टेक दैट चांस। बोथ आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब वी कैन सिंपली राइट F इक्वल टू टी, है ना, और एफ के है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि रगड़ है। F इक्वल टू टी प्लस एफ के, एफ के इज टी मतलब 2t हो गया, और 2F ही लगाना है आपको। तो F निकालना था शायद इसमें, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना। तो 0.5 इंटू यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, है ना, μ1 इंटू यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन। अब जो भी है 10 kg है या कुछ और है तो वो आप देख लेना ना। तो ये 100 आ रहा है इसका आंसर, तो और 100 ही है मेरे ख्याल से, ना, या 190 है, बताना मुझे। तो यू हैव टू टेक दिस एज अ कंबाइंड ब्लॉक बिकॉज दीज टू आर मूविंग टुगेदर, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी वैल्यूज के हिसाब से आप कर लेना, इंटीजर क्वेश्चन है।
ओके, लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो विच इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। देखो दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इग्नोर ना करें ऐसे टॉपिक्स, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफ ओ दे रखा है, देखो एफ ई दे रखा है ना। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में मोस्टली पूछते हैं। इनके फॉर्मूले मैंने आपको रटवा रखे हैं, और वही बात है कि फुल डिटेल लेक्चर देखना है तो भी देख लो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जयंत नागदा सर्च करना मिल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि शॉर्ट टर्म के लिए आप वो एक शॉर्ट देख लो जो मैंने रिसेंटली किया है ना, 4 फॉर्मूले, 2 आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, 2 टेलीस्कोप के, दोनों देख लेना। अप्रॉक्सीमेशन वगैरह के साथ समझा है मैंने 3 मिनट में, दैट इज समथिंग यूजफुल फॉर इट। तो ये आपका देखो क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब डी बाय एफ ई तो आपका आई पीस का हो गया, एंड एल बाय एफ ओ जो अप्रॉक्सीमेशन से आता है ना। तो जैसे डी बाय एफ ई या 1 + डी बाय एफ ई आपको याद है अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो ये डी बाय एफ ई वहाँ से आ रहा है, आई पीस का मैग्निफिकेशन जस्ट लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ये एल बाय एफ ओ अपने अप्रॉक्सीमेशन से आता है। तो ये फॉर्मूला है, रटना है तो रट लो, नहीं तो समझ भी लेना बेटर होगा। एफ ओ इज 2 सेंटीमीटर, डी इज 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, दिस इज दिस। ये अपेरेंटली 25 ही आ जाता, और ये शायद 5 × 5 था या 5 स्क्वायर था, है ना। दैट इज डिस्प्यूटेड, या तो 2 आंसर है या 5 आंसर है इसका, है ना। तो मैं दोनों मार्क कर रहा हूँ, एक बार देख लेंगे। तो जेनेडाइड का एक और क्वेश्चन देखो आ गया आपका, आपकी शिफ्ट में भी। अब ये पावर वाला भी कई बार आया, मतलब पावर दे रखी है यानी कि आपके करंट दे रखा है ना। पावर क्या होता है, आई इंटू वी, तो आपका 0.4 वॉट से आपका करंट आ जाएगा, समझ रहे हो, 0.04 एम्पियर। और रेजिस्टेंस निकालनी थी शायद, तो करंट आ गया। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, केवीएल लगा दो, 15 वोल्ट और 10 वोल्ट है ना, दिस इज 10 वोल्ट। केवीएल से ये क्या आ गया, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट इक्वल टू आई आर से आप आर निकाल लो। तो इसकी तो वैल्यूज़ यही थी, है ना, ये आया भी था, और इसकी वैल्यूज़ में आई थिंक कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट फिर भी किसी क्वेश्चन की वैल्यू में अंतर लगे आपको तो बता देना, रिप्लाई में कर दूंगा कमेंट्स में। 125 आंसर है, 125 ही था क्या। एंड ये एक और देखो क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड ही है, मतलब इस तरह का एग्जैक्ट पीवाई क्यू आपको मिल जाएगा, गॉसेस लॉ का क्वेश्चन है। तो वोल्टेज दे रखा है, तो अपने को क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज -del V/del R क्या होता था, याद है। डिफ्रेंशिएट करो, -3, या इसको एक बार मैं प्रॉपरली लिखता हूँ ना, इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑल्सो दोज हु हैव नेवर सीन सच अ क्वेश्चन, a good example to start with also ना। आप इसको जब डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो -3 AR² जो आ रहा है वो क्या बच्चा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको थोड़ा विजुलाइज करना है ना, इन द 3 डायमेंशनल स्पेस एट सम r डिस्टेंस योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज -3, मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, है ना, दैट इज द -3 AR² टूवर्ड्स द ओरिजिन। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू, if you have enclosed charge in a sphere of unit radius, मतलब if you have a unit radius ना यहाँ पे r इक्वल टू 1 मीटर, उसमें कितना चार्ज होगा। अब चार्ज एनक्लोज कैसे निकालते हैं बच्चा, ऑब्वियसली चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr² कर दूं, मतलब क्यू एनक्लोज निकालना है तो मैं गॉसेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका हूँ, तो एरिया करके 4πr² करके आंसर आ जाएगा। इट इज दैट सिंपल, this question is literally that simple. If you thought this was tricky, no. और 12 वाला तो आंसर पहले भी आया हुआ है ना। तो माइनस क्या बता रहा है, वही नेगेटिव चार्ज है ना, कहीं पे मॉड वैल्यू का मेंशन था तो अच्छी बात है, बट देन r की पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगा। ये 12 आंसर था शायद इसका, है ना। और 12 वाला ही एक PYQ इंटीजर में 3-4 साल पहले भी आ चुका है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखना, ये भी था कि नहीं बताना। इन दिस वन देर इज दिस रॉड, ब्रास की रॉड जो कि कूल्ड है, तो देखना इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है बच्चे, टेंशन डेवलप, मतलब कि थर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट। थर्मल स्ट्रेस का एक कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं थर्मल एक्सपांशन में, है ना, सब टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन का।
आप उसमें क्या पढ़ते हो कि यंग्स मॉडुलस विच इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस तो फोर्स बाय एरिया होता ही है, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल होता है ना। तो लीनियर एक्सपांशन में डेल्टा एल बाय एल होता है अल्फा डेल्टा टी। उस कारण से फोर्स का ये फॉर्मूला एक आता है जो आपको अपनी फॉर्मूला शीट में ज़रूर लिखा होना चाहिए, क्योंकि इस पर उतने नहीं बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना। ऐसा नहीं कि बहुत रेगुलरली आता है, बट हाँ साल में एक दो बार तो इस पर क्वेश्चन आता ही है। तो ये थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में अपना टेम्परेचर टी नॉट से 1.4 टी नॉट हो रहा है, ऐसा कुछ दिया है, और वाई ए सेम है ना, अल्फा भी सेम है, मतलब वाई ए अल्फा की वैल्यू देनी भी ज़रूरी नहीं है। तो डेल्टा डी क्या है देखना, 27 माइनस 43 है ना, मतलब 43 भी नेगेटिव है तो ध्यान रखना। ये 27 से क्या टेम्परेचर हो गया अपने को पता नहीं है ना, नेगेटिव टेम्परेचर मान के चल रहा हूँ मैं, या माइनस टी लिखता हूँ एक बार मैं, टी आपका नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। 1.4 इंटू ये कितना है 70 है ना, और फॉर 98 और 27 का डिफरेंस आता है -71 डिग्री से, ठीक है। तो ये आंसर है। और कोई भी क्वेश्चन में डिस्प्यूट है या चेंज इन वैल्यूज है तो कमेंट कर देना। और ये सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं ना, इनफैक्ट एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन ड्रॉप होने हैं, जैसा मैंने कहा ना बीच में कि ये तो डेफिनेटली आया है, ये शायद आया है ना, ये भी डेफिनेटली आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, वैल्यूज़ अलग हो सकती है। अब इन दोनों में एक आया है, या तो ये आया ये आया, तो मैंने वेरिएशंस भी डिस्कस कर दिया, ठीक है बच्चा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब हो जाओ। थैंक यू सो मच।